Assalamualaikum. We have started chapter 2 Pharmaceutical Principles and Drug Dosage Form from the book Comprehensive Pharmacy Review. तो फर्स्ट पार्ट में जो था हमने इसका सेकंड पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्ड पॉइंट स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था. तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पॉइंट फिजिको केमिकल बिहेवियर एंड फिफ्थ पॉइंट केमिकल काइनेटिक्स एंड ड्रग स्टेबिलिटी. फिजिको केमिकल बिहेवियर, इसमें टू टाइप्स के सिस्टम्स को डिस्कस किए, होमोजीनियस सिस्टम्स एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम्स. होमोजीनियस सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें एक ही फेस होते हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं थ्रू आउट द सिस्टम वो सेम रहती हैं या चेंज करती हैं फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट विद नो डिसकॉन्टीन्यूटीज़. एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, solution. Solution is a homogeneous system in which a solute is molecularly dispersed or dissolved in a solvent. Solvent is the predominant species in solution. Saturated solution, मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर पे एक सॉल्वेंट में जितना अमाउंट हम सोल्यूट का डिज़ोल्व कर सकते हैं उससे जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. और अगर सैचुरेशन या सॉल्युबिलिटी लिमिट एक्सीड कर जाए तो फिर सोल्यूट जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा सोल्यूशन से. और फिर जो है वो सोल्यूट और सोल्यूशन के दरमियान में इक्विलिब्रियम आ जाएगा. सोल्यूट्स जो है वो हम गैसियस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आयंस फॉर्म नहीं करते. जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उनकी आयनाइजेशन नहीं होती. एग्जांपल्स जो हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की वो एस्ट्राडायोल, ग्लिसरीन, यूरिया एंड सुक्रोज. सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की आयनाइजेशन नहीं होती तो उनका जो एक्वस सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक करंट भी कंडक्ट नहीं करता. इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म आयंस इन सोल्यूशन. ठीक, तो ये आयंस बनाते हैं. तो जब इनके सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है तो इट मीन्स इनका एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा. इनमें एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस फॉर्म होते हैं. हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एट्रोपिन. इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एस्पिरिन एंड एट्रोपिन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ आयनिक and non-ionic solute molecules in the solution are known as colligative properties. Colligative properties depend on ionization but are independent of other chemical properties of the solute. 4 chemical properties हैं solution के लिए जो डिस्कस की जाती हैं. Vapor pressure, boiling point, freezing point, osmotic pressure. Lowering of vapor pressure. वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज़ द टेंडेंसी ऑफ मटीरियल टू चेंज इनटू गैसियस और वेपर स्टेट. और इन अदर वर्ड वी कैन से द वेपर प्रेशर इज़ द प्रेशर एट विच इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इन द लिक्विड स्टेट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इन द गैसियस स्टेट इन अ क्लोज इवैक्यूएटेड कंटेनर. जब भी किसी सॉल्वेंट की लिक्विड और वेपर स्टेट में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है तो उस वक्त उसका जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर. अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट जो है उससे सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सोल्यूशन फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है. अब उसकी रीज़न क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं, दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन भी है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में, इसीलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है.
वेपर प्रेशर के लिए जो है वो रॉल्ड्स लॉ को यूज़ किया जाता है वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए। और इस लॉ की स्टेटमेंट है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, दैट इज XA, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट PA नॉट। तो ये रॉल्ड्स लॉ की इक्वेशन है PA, जिसमें PA जो है ये पार्शियल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, PA नॉट जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। द वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को देखें, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें P जो है प्रेशर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है T। जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बट वेपर प्रेशर जो है ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पे या वेपर पे डिपेंड नहीं करता। रॉल्ड्स लॉ होल्ड्स फॉर आइडियल सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इस पे रॉल्ड्स लॉ जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन पे एप्लीकेबल है। बाइनरी सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसके केस में जो है वो हम रॉल्ड्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, PA नॉट माइनस PA। PA नॉट जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, PA इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और इसको डिवाइड करें P नॉट A से। अब अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके लिखें तो P नॉट A डिवाइडेड बाई P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, रॉल्ड्स लॉ इक्वेशन, XA इज इक्वल टू PA ओवर P नॉट। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करें, P नॉट A ओवर P नॉट A ये 1 के इक्वल हो गया, और PA ओवर P नॉट A ये XA के इक्वल। तो इट मीन्स ये आ गया 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB। The lowering of vapor pressure of solution relative to the vapor pressure of pure solvent is proportional to the number of moles of solute in the solution. Actual lowering of the vapor pressure by the solute delta PA is given by delta PA is equal to P naught A minus PA. Here P naught A minus PA is equal to XB P naught A. It means कि जो lowering in vapor pressure है in case of binary solution वो डिपेंड कर रही है कंपोनेंट B की मोल फ्रैक्शन पे, और कंपोनेंट A यानी कि जो हमारा सोल्यूट है जो हमारा सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर पे। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर जो है इनका ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स कि जब हमने जो सॉल्वेंट था उसका सोल्यूशन बनाया सोल्यूट के साथ, तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो गया, तो इट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट कर जाएगा। अगेन रीज़न सेम कि सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसके साथ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं, दोनों में इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो सॉल्वेंट है वो इजीली एवेपोरेट नहीं करेगा, उसको एवेपोरेट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सोल्यूशन फॉर्म में इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है।
Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of compound equals an external pressure of 760 mm of mercury. A solution of non-volatile solute has a higher boiling point than a pure solvent because the solute lowers the vapor pressure of the solvent. The amount of elevation of boiling point delta Tb depends on the concentration of the solute. Delta Tb is equal to RT square naught m1 and small m divided by 1000 into delta HV. ना अब यहाँ पे जो है वो स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी को, ठीक है, और Kb जो है ये मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है. RT m1 ये सारी जो एक टर्म है m एक्सेप्ट m ये इक्वल है Kb के, जिसमें R जो है वो मोलर गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है एंड डेल्टा H जो है इज़ द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट. अब यहाँ पे मोलैलिटी का वर्ड यूज़ किया गया है. मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है? मोलैरिटी मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन एंड मोलैलिटी मीन मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. अब मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है या मोलर सोल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड होता है क्योंकि इसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, और मोलैलिटी वाले में मोलर सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट होता है क्योंकि उसमें सोल्यूट्स जो हैं वो केजी ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है. मोलर सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, तो मोलर सोल्यूशन जो है वो कंसनट्रेटेड होता है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है मोलर सोल्यूशन से. नेक्स्ट इज़ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. The freezing point or melting point of pure compound is the temperature at which solid and the liquid phases are in equilibrium under a pressure of 1 atmospheric pressure. The freezing point of solution is the temperature at which solid phase of the pure solvent and the liquid phase of the solution are in equilibrium under a pressure of 1 atmospheric pressure. तो सिमिलरली जब हम जो है वो सॉल्वेंट का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि वो लोअर पॉइंट पे फ्रीज हो जाता है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इक्वल होगी Kf इंटू m. Kf molar freezing point constant and delta H fusion is the molar heat of fusion. M molality of solution. Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे. ऑस्मोसिस क्या है? एक जार है, उस जार के सेंटर में आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें, उसके एक साइड पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐड करते, दूसरे साइड पे जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन. तो डाइल्यूट सोल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे. और ये किस पे डिपेंड करता है? एस्केपिंग टेंडेंसी पे. डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वहाँ से उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा है, तो वो सेमी परमिएबल के थ्रू कंसनट्रेटेड साइड पे चले जाएंगे. Now, what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the pressure that must be applied to solution to prevent the flow of pure solvent into the concentrated solution. अब dilute solution से solvent molecules जो हैं वो concentrated solution में जा रहे हैं, तो उस वक्त dilute solution solvent molecules को semi permeable membrane क्रॉस करने से रोकने के लिए जो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर. सिमिलरली प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर एस्केपिंग टेंडेंसी इज़ हाई, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी हाई है, टू वन वेयर देयर एस्केपिंग टेंडेंसी इज़ लो.
The presence of dissolved solute lowers the escaping tendency of solvent. डाइल्यूट वाले में ज़्यादा टेंडेंसी है सॉल्वेंट के एस्केप करने की, कंसनट्रेटेड में कम है क्योंकि वहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो इट मीन्स सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा हैं। आइडियल जो गैस इक्वेशन है PV इज़ इक्वल टू nRT, वो हम यूज़ करते हैं वेपर प्रेशर के लिए। यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है PV इज़ इक्वल टू nRT। अब इस इक्वेशन में अगर हम P को वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर दें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से, और N जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम रिप्लेस कर दें N2 से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमारे पास आती है वेंट हॉफ इक्वेशन पाई V इज़ इक्वल टू N2RT। और ये इक्वेशन जो है ये इससे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। सेम रिलेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा। और इसी इक्वेशन से अगर हम जो है वो वॉल्यूम का और ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन निकालें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। जितना सोल्यूशन का वॉल्यूम कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना सोल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा, और जितना वॉल्यूम कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। सोल्यूशन में वेपर प्रेशर लोअर कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस जिनमें जो सोल्यूट है हमारा वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, 3 थेरीज़ हैं जो कि डिफरेंट तरह से एसिड और बेस को जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। उसमें सबसे पहले आर्हीनियस डिसोसिएशन थेरी है। इस थेरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन लिब्रेट करता है एक्वस सोल्यूशन में, और बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्सिल आयन लिब्रेट करती है। लाइक HCl है, उसको वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो वो लिब्रेट करेगा H पॉजिटिव आयंस, तो वो एसिड है। NaOH है, उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो OH रिलीज़ करेगी हाइड्रोक्सिल आयंस, तो वो बेस है। आर्हीनियस थेरी जो है अप्लाइज ओनली अंडर एक्वस कंडीशंस, सिर्फ एक्वस कंडीशंस में अप्लाई होती है आर्हीनियस थेरी। नेक्स्ट थेरी इज़ लोरी-ब्रॉन्स्टन थेरी। मोर पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो था वो लोरी-ब्रॉन्स्टन ने दिया, क्योंकि इस जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ एक्वस कंडीशंस पे अप्लाई हो रहा है, जबकि जो लोरी-ब्रॉन्स्टन का कॉन्सेप्ट है वो एक्वस एंड नॉन एक्वस सिस्टम्स दोनों पे अप्लाई हो रहा है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम बिकॉज दीज सिस्टम्स आर प्राइमरीली एक्वस। According to Lori-Bronsted theory, acid is a substance that is capable of donating a proton, and a base is a substance that is capable of accepting a proton from an acid. Like HA जो है, HA एक एसिड है, ये जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव बनता है, ठीक है। इसमें जो H पॉजिटिव है ये हो गया हाइड्रोजन आयन, और A नेगेटिव जो है इसको हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट बेस है HA की, ठीक है। अब इसमें HA जो है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है,
ए नेगेटिव जो है इसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, तो ये बेस है, ठीक है। एच ए एंड एच नेगेटिव आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एच ए एसिड और ए नेगेटिव उसकी कॉन्जुगेट बेस। द प्रोटॉन ऑफ एन एसिड डजंट एग्जिस्ट फ्री इन सोल्यूशन बट कंबाइंड विद द सॉल्वेंट इन वाटर, दिस हाइड्रेटेड प्रोटॉन इज अ हाइड्रोनियम आयन। तो इसको एक्सप्लेन करें तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल जो था उसकी आयनाइजेशन हुई, उसने प्रोटॉन दिया और हाइड्रोक्साइड आयन दिया, ठीक है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बिहेव कर रहा है एज एन एसिड। दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और H3O पॉजिटिव बनाया, तो दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बिहेव कर रहा है एज अ बेस। और यहाँ पे जो हमारी OH नेगेटिव है इसका हम कहेंगे ये कॉन्जुगेट बेस है एसिड की। The relative strength of acid and bases are determined by their ability to donate or accept protons. This is according to Lowry-Bronsted concept. For example, in water, HCl donate proton more readily than does acetic acid. So it means HCl जो है वो acetic acid से ज़्यादा strong है। Acid strength is also determined by the affinity of solvent for protons. For example, HCl may dissociate completely in liquid ammonia but only very slightly in glacial acetic acid. Thus, HCl is strong acid in liquid ammonia and weak acid in glacial acetic acid. थर्ड जो थ्योरी थी वो लुईस थ्योरी थी। लुईस थ्योरी ने एक्सटेंड किया एसिड बेस कॉन्सेप्ट को टू रिएक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व प्रोटॉन। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो मॉलिक्यूल या आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है किसी भी एटम से, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, ठीक है। सो थ्री थ्योरीज थी। आर्हेनियस थ्योरी जिसने कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है और बेस वो जो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करती है। फिर लॉरी-ब्रॉन्स्टेड ने कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वो जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो मॉलिक्यूल या आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। H positive concentration values are very small, therefore they are expressed in exponential notation as pH, and pH is the logarithm of the reciprocal of hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड pH क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रीज़न pH स्केल जो है वो हमारा 0 से 7 तक होता है। 7 पे न्यूट्रल सोल्यूशन, 7 से 0 तक जो pH है उस पर एसिड्स होते हैं और 7 से 12 तक जो है वो बेस। इट मीन्स जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगी उतनी ही pH कम होगी। pH क्या होगी? उतनी ही कम होगी, मतलब सब्सटेंस उतना ही एसिडिक होगा। जितनी कम हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगी उतनी ही pH जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि सब्सटेंस बेसिक होगा। pH को हम जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन भी कह सकते हैं, और जो इक्वेशन है pH इज़ इक्वल टू लॉग 1 ओवर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, उसका हम pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन भी लिख सकते हैं। As pH decreases, hydrogen concentration increases. सेम इसी इक्वेशन से जो है वो ऐसे इक्वेशन से इस रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। Now dissociation constants.
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन? आयोनाइजेशन का मतलब है कि आपने किसी भी सॉल्ट को या इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिज़ोल्व किया और वो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिज़ोल्व हो गया, सेपरेट हो गया अपने आयंस में। जबकि डिसोसिएशन जो है ये आयंस में आयंस तो होते हैं सोल्यूशन में, सेपरेशन होती है आयंस की, बट स्टिल वो एसोसिएट होते हैं बाय इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। हम कह सकते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया डिसोसिएशन। For weak electrolyte, dissociation is a reversible process. The equilibrium of this process can be expressed by the law of mass action. The law of mass action states that rate of chemical reaction is proportional to the product of the concentration of reacting species, each raised to the power of the number of moles of substance in solution. लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन पे। वीक एसिड जब डिसोसिएट करते हैं वाटर में तो उनको हम एक्सप्रेस करते हैं HA इज इक्वल H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, यानी कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म के दरमियान में और डिसोसिएटेड फॉर्म के दरमियान में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। The dynamic equilibrium between the simultaneous forward and reverse reaction is indicated by the arrow. So अगर हम rate of forward reaction लिखेंगे तो K1 concentration of HA, K1 is the rate constant for forward reaction. Rate of reverse reaction लिखेंगे तो K2 is जो है rate of reverse reaction किसकी concentration पे डिपेंड कर रहा है? H positive आयन की concentration पे और A negative, and K2 is the rate constant for reverse reaction. At equilibrium, both rates are equal, reverse and forward rate. The equilibrium expression for the dissociation of a weak acid is written as, it is the ratio of K1 over K2 और Ka जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। And for weak acid, acid dissociation constant is expressed as pKa, which is negative log of Ka. For bases, dissociation may be expressed as BH positive and B. ठीक है। Similarly, Ka जो है वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स जो हैं रिवर्स रिएक्शन के लिए एंड फॉर रिएक्टेंट्स जो हैं फॉरवर्ड के लिए। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ट्रेडिशनली डिफाइंड फॉर वीक बेसिस विद दिस एक्सप्रेशन B प्लस H2O OH नेगेटिव प्लस BH पॉजिटिव। Kb इज इक्वल टू OH नेगेटिव BH पॉजिटिव डिवाइडेड बाय B. Kb represent the dissociation constant of weak base. This dissociation constant can be expressed as pKb. So जैसे एसिड में हमने कहा था कि pKa, Ka रिप्रेजेंट कर रहा था जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था फॉर वीक एसिड और वो pKa का मतलब था नेगेटिव लॉग ऑफ Ka. Similarly with the case of weak bases, pKb, Kb represent the dissociation constant for weak base and pKb is equal to negative log of Kb. Certain compounds, acid or bases, can accept or donate more than one proton. Consequently, they have more than one dissociation constant. हम एसिड बेस के लिए जो है वो डिराइव करेंगे या हेंडरसन-हेज़लबैच इक्वेशन. This equation describes the relationship between the ionized and the unionized species of weak electrolyte. For acid, हेंडरसन-हेज़लबैच इक्वेशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे? pH जो है वो डिपेंड करती है pKa, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड लॉग सॉल्ट ओवर एसिड की रेशो के लॉग पे। सिमिलरली वीक बेसिस के लिए ये डिपेंड करती है बेस की कंसंट्रेशन पे
और जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी कंसंट्रेशन पे। B is the unionized weak base and BH positive is the protonated base. Degree of ionization alpha. The fraction of weak electrolyte that is ionized in solution. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट कितना सोल्यूशन में आयोनाइज्ड हुआ है, और इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फ़ा से, और इसको हम डिटर्मिन करते हैं I/I+। I जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन आयोनाइज स्पीशीज़ की, और U जो है वो अनआयोनाइज स्पीशीज़ की। Degree of ionization depends solely on the pH of the solution and the pKa of the weak electrolyte. अगर pH pKa के इक्वल होगी तो हेंडरसन-हेज़लबैच इक्वेशन जो है फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस वो इसकी इक्वल होगी pH माइनस pKa इज इक्वल टू log concentration of conjugate acid divided by concentration of acid. सिमिलरली बेस के लिए and next point is solubility of weak electrolytes. Solubility varies as function of pH. In case of weak acid, solubility of weak acid increases with increasing pH. जो एनाइनिक फॉर्म है वो मोर पोलर होगी, मोर वाटर सॉल्युबल होगी देन द अनआयोनाइज्ड वीक एसिड। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करती है वैसे वैसे जो है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज कर रही है, तो एनाइनिक फॉर्म भी इंक्रीज कर रही है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग पीएच। वीक बेसिस के केस में जो है वो ऑपोजिट है, उसमें पीएच इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, बिकॉज अनप्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वीक बेस की वो मोर सॉल्युबल है, लेस पोलर है। सॉरी, जो वीक बेस है वो अनप्रोटोनेटेड फॉर्म जो होती है वीक बेस की वो लेस पोलर होती है और लेस वाटर सॉल्युबल होती है। इसलिए अगर आप पीएच इंक्रीज़ करते जाएंगे तो अनप्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी, इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट इज बफर एंड बफर कैपेसिटी। अ बफर इज़ अ मिक्सचर ऑफ salt with acid or base that resists changes in pH when small quantities of acid or base are added. अब बफर जो है वो वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी कि वीक एसिड और उसके सॉल्ट का कम्बिनेशन भी हो सकता है, वीक बेस और उसके सॉल्ट का कम्बिनेशन भी हो सकता है। बफर सॉल्यूशंस जो है लाइक कॉमनली वो वीक एसिड और सॉल्ट का सॉल्यूशन होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो वीक बेसेस होती हैं वो अनस्टेबल और वॉलेटाइल होती हैं, तो जो कॉमनली हम बफर्स यूज़ करते हैं वो वीक एसिड एंड सॉल्ट का जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट द फॉलोइंग बफर इक्वेशन इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर कैलकुलेशंस विद pH ऑफ 4 to 10। बफर जिसमें वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, उसके लिए हम हेंडरसन-हेज़लबैच इक्वेशन जो है वो होगी pH इज़ इक्वल टू pKa प्लस लॉग रेशो ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। और वीक बेस के लिए ये हो जाएगी बेस pH इज़ इक्वल टू pKw माइनस pKb लॉग बेस ओवर सॉल्ट। यानी कि जो वीक बेसिस हैं उनमें pH जो है वो pKb के साथ साथ pKw जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर उस पर भी डिपेंड करती है। बफर एक्शन एंड बफर कैपेसिटी दो टर्म्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। बफर एक्शन का मतलब है रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन पीएच, यानी कि एक बफर है वो अपनी पीएच को कितना मेंटेन रख सकता है। जबकि बफर कैपेसिटी ये है कि अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस
ऐड किया है बफर में, ठीक है। तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने से बफर जो है वो अपनी पीएच को कितना रेजिस्ट करेगा, चेंजेस में पीएच उसको कितना रेजिस्ट करेगा, ठीक है, यानी कि अपनी पीएच को कैसे मेंटेन करेगा, वो उसकी बफर कैपेसिटी। एसिड बेस ऐड करने से जितना स्मॉलर पीएच चेंज आएगा उतनी ज़्यादा बफर की बफर कैपेसिटी होगी। Buffer capacity is the number of gram equivalents of an acid or base that changes the pH of 1 liter of buffer solution by 1 unit. Buffer capacity is affected by the concentration of the buffer constituents. A higher concentration provides greater acid or base reverse. Buffer capacity को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ठीक है, और ये डिपेंड करती है टोटल कंसंट्रेशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। बफर कैपेसिटी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ सॉल्ट टू एसिड फॉर्म रेशो। इट इंक्रीजेस एज द रेशो अप्रोचेस यूनिटी। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी अकर व्हेन pH is equal to pKa. Maximum buffer capacity occurs when pH is equal to pKa, okay, and is represented by beta is equal to 0.576 C, और C represent कर रहा है molar concentration of the acid and the salt। होमोजीनियस सिस्टम जिसमें एग्जांपल सोल्यूशन की थी, फिर हमने सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, फिर डिफरेंट थेरीज के अकॉर्डिंग एसिड बेस को डिफाइन किया। अब नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम इनको डिस्पर्स सिस्टम भी कहते हैं। होमोजीनियस सिस्टम जो था वो वन फेज सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम, और हेट्रोजीनियस सिस्टम जिनमें 2 फेजेस होते हैं या 2 से ज़्यादा फेजेस होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है सस्पेंशन की और एमल्शन की। अब सस्पेंशन और एमल्शन में डिफरेंस क्या होता है? सस्पेंशन भी एक 2 फेज सिस्टम है और एमल्शन भी, दोनों में एक डिस्पर्जन फेस होता है, एक कंटिन्यूस फेस होता है। अब सस्पेंशन में जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है, यानी कि सॉलिड मटेरियल को हम फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में डिस्पर्स करते हैं किसी भी ऑयली या एक्वस लिक्विड में, और वो जो डिस्पर्स्ड सॉलिड होता है उसका पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर होता है। जबकि एमल्शन में हम जो है वो किसी भी इममिसिबल लिक्विड को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में किसी दूसरे लिक्विड में जो है वो डिस्पर्स करते हैं, यानी कि दोनों फेसेस जो हैं वो डिस्पर्स फेस भी लिक्विड है और कॉन्टीन्यूस फेस भी लिक्विड है, और जो ड्रॉपलेट है वो यूजुअली उनका साइज़ जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। Emulsions are inherently unstable because droplets of the dispersed liquid tend to coalesce to form large droplets, यानी कि वो जो dispersed liquid है उसके droplets आपस में combine कर जाते हैं और large droplets बना देते हैं। Emulsions में हम एक और एजेंट जो है वो emulsion में हम डिस्पर्स्ड फेस के साथ और कॉन्टीन्यूस फेस के साथ एक एमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज़ करते हैं ताकि उसको स्टेबल किया जाए। ये एजेंट जो है ये डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं उन डिस्पर्स्ड फेस के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी कॉलिशंस को प्रिवेंट करता है, और जो एमल्शन है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। डिस्पर्जन स्टेबिलिटी। अब आइडियल डिस्पर्जन में और रियल डिस्पर्जन में क्या डिफरेंस है? आइडियल डिस्पर्जन वो है जिसमें डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इंटरेक्ट ना करें, पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्म इन साइज हों और वो अंडरगो करें आइडियल डिस्पर्जन में पार्टिकल्स जो हैं उनकी पोजीशन में भी चेंज ना आए, सिर्फ उनमें जो ब्राउनियर मोशन की वजह से रैंडम मूवमेंट है वो ही हो। जबकि जो रियल डिस्पर्जन है उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली साइज़ के नहीं होते। आइडियल में यूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं, रियल में नहीं होते। सारी बात है, जब आप पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनको आप ग्राइंड कर रहे हैं, तो उसमें कोई छोटा कोई बड़ा वो इवन साइज़ के नहीं रह जाएंगे। पार्टिकल्स आर सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर एग्रीगेशन और क्लम्पिंग। डिस्पर्जन बिकम मोर हेट्रोजीनियस विद टाइम। रेट ऑफ सेटलिंग, सेपरेटिंग और क्रीमिंग, ठीक है।
अब हम जो डिस्पर्जन है उसमें सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमिन करेंगे, यानी कि जो डिस्पर्स फेस है उसका वो सेटल हो जाए बेस पे, ठीक है, उसके सेडिमेंट्स बन जाए। तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे स्टोक्स लॉ से। सेडिमेंटेशन रेट जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो डिपेंड करता है डी पे, यानी कि पार्टिकल डायामीटर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो 1 डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स, रो 2 डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों के डिफरेंस पे, एंड विस्कोसिटी पे। पार्टिकल डायमीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी डिफरेंस। सेडिमेंटेशन रेट इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ से डिफ़ाइन करें तो पार्टिकल साइज़ जितना कम होगा उतना ही सेडिमेंटेशन रेट भी कम होगा। हाई पार्टिकुलेट डिस्पर्स्ड फेस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन एंड इंटरेक्शन। जितनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड फेस की जो है वो कंसंट्रेशन होगी आपके डिस्पर्जन में, उतनी ही पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शंस होंगी। अब उन पार्टिकल और अगर पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी तो फिर सेडिमेंटेशन रेट भी ज़्यादा होगा। अब इस पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो आप डिस्पर्स्ड फेस की कंसंट्रेशन कम यूज़ करें। सेकेंड, आप प्रिवेंट कर सकते हैं एग्रीगेशन को इफ़ पार्टिकल्स हैव सिमिलर चार्ज। आप इसमें सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन को कम करने के, और नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज़ करें, ठीक है, नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज़ करें। दूसरा है जीटा पोटेंशियल। Magnitude of the charge is the difference in electrical potential between the charged surface of the particle and the bulk of the dispersion medium। यानी कि जो पार्टिकल्स की चार्ज सरफेस और डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान जो चार्ज डिफरेंस है, ठीक है, वो उसको हम कहेंगे जीटा पोटेंशियल। और अब जीटा पोटेंशियल जो है इस पर भी डिपेंड करती है पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन। अगर जीटा पोटेंशियल हाई है, अगर जीटा पोटेंशियल हाई है तो इंटर पार्टिकुलर जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी। तो मींस जीटा पोटेंशियल हाई होगी यानी कि चार्ज सरफेस ऑफ पार्टिकल के दरमियान एंड बल्क ऑफ डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इंटर पार्टिकुलर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो पार्टिकल पार्टिकल एग्रीगेशन कम होगी, ठीक है। लेकिन तो जो डिस्पर्जन है वो डीफ्लक्चुएट रहेगी। लेकिन अगर जीटा पोटेंशियल लो है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होगी और फिर फ्लोक्यूल्स बन जाएंगे। डेंसिटी कैन बी मैनिपुलेटेड टू डिक्रीज द रेट ऑफ डिस्पर्जन इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे अगर हम देखें तो रो 1 माइनस रो, अब ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होगा। अगर ये डिफरेंस कम होगा तो सेडिमेंटेशन रेट भी कम होगा। लेकिन डेंसिटी को वेरी करना इजी नहीं है, उसके कुछ रीजंस हैं। सेटलिंग रेट डिक्रीजेस एज रो 1 माइनस रो 2 अप्रोचेज 0। However, the density of dispersion medium usually cannot be altered sufficiently to help the settling process. In the dispersed phase, the density of solid particles is not readily altered. Altering the density of liquid particles would require the addition of miscible liquid of higher density. Usually क्या होता है, dispersed phase की density ज़्यादा ही होती है, ठीक है। अगर इस डेंसिटी डिफरेंस को अल्टर करना है तो फिर हमें जो हम लिक्विड यूज़ करें कॉन्टीन्यूस फेस वो ज़्यादा डेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा अगर इस डेंसिटी डिफरेंस को हमने कम करना है। अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ सस्पेंशंस इज ऑल्सो problematic because most solid particles are denser than the dispersion medium. Additives of higher density might alter the biopharmaceutical characteristics of formulation. So it means कि
सेडिमेंटेशन रेट को डेंसिटी वेरी करके जो वेरी करना है वो नॉट एन ईजी टास्क। सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशन rate is inversely proportional to viscosity. Again Stokes law इक्वेशन से सेडिमेंटेशन रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के। तो अगर इन विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम के साथ होगी तो सेटलिंग रेट या फ्लोटेशन कम होगी। तो इसीलिए जब भी सस्पेंशन और एमल्शन को यूज़ करना हो तो उन्हें शेक करते हैं। शेक करने से विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है, तो जो उनकी सेटलिंग या सेडिमेंटेशन है वो कम हो जाती है। अब एमल्शन स्टेबिलिटी, एमल्शंस में यूजुअली जो प्रॉब्लम्स आती हैं एमल्शन स्टेबिलिटी में वो कॉलिसेंस है, यानी कि जो उसके डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन करके लार्जर पार्टिकल्स बना देते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें जो है वो क्रीमिंग की, यानी कि रिवर्सिबल सेपरेशन ऑफ लेयर ऑफ एमल्सिफाइड पार्टिकल्स। क्रैकिंग या इरिवर्सिबल फेस सेपरेशन हो जाती है। फेस इन्वर्जन का इरिवर्सिबल फेस सेपरेशन, जिसका मतलब है कि ऑयल फेस और वाटर फेस सेपरेट होती है। फेस इन्वर्जन हो सकती है, ऑयल इन वाटर एमल्शन, वाटर इन ऑयल एमल्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ये थे होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सिस्टम। नाउ केमिकल काइनेटिक्स एंड ड्रग स्टेबिलिटी। इंट्रोडक्शन। अब स्टेबिलिटी जो है वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं एमल्शंस की, वो हम ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे चुके हैं स्टोक्स लॉ से कि सेडिमेंटेशन रेट को अगर हम जो है वो कम रखना चाहते हैं तो कौन से फैक्टर्स हमें वेरी करने पड़ेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ड्रग इज़ अ मेजर क्राइटेरिया इन द रैशनल डिज़ाइन एंड एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग डोजेज फॉर्म। Problems with stability can determine whether a given formulation is accepted or rejected. ठीक है। अगर कोई स्टेबल अगर एमल्शन है, सस्पेंशन है या कोई भी फार्मास्यूटिकल जो है वो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब केमिकल डिग्रेडेशन जो है वो क्या करती है? एक्सटेंसिव केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट कैन कॉज सब्सटेंशियल लॉस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। Chemical degradation can produce a toxic product that has undesirable side effects. Instability of the drug product can cause decreased bioavailability. As a result, the therapeutic efficacy of dosage form may be substantially reduced. अगर हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की ही डिग्रेडेशन हो जाती है, तो इट मीन्स उसकी बायोअवेलेबिलिटी तो डिक्रीज़ कर दी, उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी भी रिड्यूस हो गई, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। सो स्टेबिलिटी जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है रेट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction or degradation rate is the velocity with which the reaction occur, and rate of reaction depend करता है concentration पे। ठीक है। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं rate of reaction। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? rate of reaction इसके इक्वल होगा dC/dt, यानी कि चेंज इन कंसनट्रेशन विद चेंज इन टाइम, दोनों की रेशो लेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। चेंज इन कंसनट्रेशन C और विद द गिवन टाइम इंटरवल dt। रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशंस को हम बारी बारी आगे डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी, पीएच पे भी, प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट और एडिटिव्स पे, रेडिएशन एंड कैटालिटिक एजेंट्स लाइक पॉलीवेलेंट केटाइंस। द इफेक्टिव स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इन द बॉडी रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स। अब रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ द वे इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग और रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन अफेक्ट द रेट। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dC/dt क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, और यहाँ पे जो पावर n है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
यूजुअली जो फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन है वो ज़ीरो ऑर्डर भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है और हायर ऑर्डर भी। यहाँ पे हम ज़ीरो ऑर्डर को और फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। लाइक एक ड्रग है, आपने 80 mg ड्रग दी है, 4 आवर्स की हाफ लाइफ है। 4 आवर के बाद 80 mg ड्रग जो है वो 70 mg में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स 10 mg एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट हाफ 4 आवर्स के बाद 70 mg 60 mg रह जाती है, यानी कि 10 mg फिर एलिमिनेट हो गई। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसमें एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो है ड्रग की वो एलिमिनेट हो रही है आफ्टर ईच हाफ लाइफ। सो वी कैन से कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, या अगर हम इसको इन केस ऑफ डिग्रेडेशन कहें तो रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड इज़ नॉट कांस्टेंट। इसमें फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो एलिमिनेट हो रही है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। इसमें फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड इज़ नॉट कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट किस तरह से नहीं है? सेम अमाउंट तो एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि हर 4 आवर के बाद 10 mg ड्रग एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन कैसे जो है वो कांस्टेंट है। आप 80 को 70 से डिवाइड करें तो जो फ्रैक्शन आएगी वो 70 को 60 से डिवाइड करके नहीं आएगी। तो इट मीन्स जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो रही है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कांस्टेंट कंसंट्रेशन एलिमिनेट हो रही है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ज़ीरो ऑर्डर में वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और इसकी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव के है, स्लोप जो है वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि स्लोप जो इस डायरेक्शन में, अगर ये स्लोप जो है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो स्लोप पॉजिटिव होती। ठीक है, अब इसमें हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। C इज़ इक्वल टू माइनस K0। K0 जो है वो स्लोप है इस ग्राफ की, T हाफ लाइफ है, प्लस C0 कंसनट्रेशन एट टाइम 0, यानी कि जो इनिशियल कंसनट्रेशन है। T इज़ द टाइम। सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। और इसका जो ग्राफ है वो इस बुक में स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये कर्व फॉर्म में ग्राफ होता है, जैसे ब्लू कर्व की फॉर्म में जो है ये ग्राफ होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो है वो एलिमिनेट नहीं हो रही या डिग्रेड नहीं हो रही भी। अब सिमिलर एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। अगर एक 80 mg आपने ड्रग दी है, 4 हाफ लाइफ के बाद 4 आवर के बाद वो हाफ रह जाती है। ठीक है, 40 mg हाफ जो है वो रह जाती है। फिर सेकंड हाफ लाइफ के बाद वो 20 mg रह जाती है। फिर थर्ड हाफ लाइफ के बाद वो 10 mg, यानी कि पहली हाफ लाइफ के बाद जो थी 40 mg ड्रग एलिमिनेट हुई या डिग्रेड हुई। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 20 mg ड्रग जो थी वो एलिमिनेट या डिग्रेड हुई। थर्ड के बाद 10 mg। तो जो कंसंट्रेशन डिग्रेड हो रही है या एलिमिनेट हो रही है वो सेम नहीं है। ठीक है, वो डिक्रीज़ कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसलिए रिएक्शन रेट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रही है या डिग्रेड हो रही है। अगर आप 80 को 40 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 40 को 20 से डिवाइड करें तो भी 2 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड करें तो भी 2 आएगा। ठीक, तो मेन डिफरेंस यही है दोनों में कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो उन पे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, और फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। ज़ीरो ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट नहीं होती, लेकिन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होता है या डिग्रेड होता है ज़ीरो ऑर्डर में। और फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होती है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो चेंज कर जाती है, चेंज कर रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम।
इसलिए रिएक्शन रेट भी चेंज कर रहा होता है. So in first order reaction, drug concentration decreases exponentially with time in accordance with the equation C is equal to C naught E minus K T. Okay, so this is all about today. In the next chapter we will discuss the dosage forms in the next part. Khuda Hafiz.